Assalamualaikum and welcome to the very first video lesson of grade 9 maths. I am your maths teacher from Honors Kindergarten and Secondary School, and today we are going to learn about business mathematics, financial mathematics and consumer mathematics. Let's start the video lesson. So here we go first with the chapter number 3, which is business mathematics. In this chapter you will learn about profit and percentage of profits, loss and percentage of loss, marked price and list price, discount and partnership. Definitions of chapter number 3. First one is profit. If selling price of an article is greater than the cost price, then difference between them is called cost profit. अच्छा, अब फर्स्ट डेफिनेशन है प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ बिजनेस मैथमेटिक्स. दिस इज़ द चैप्टर नेम ना, सो आपको बिजनेस मैथमेटिक्स का पता होना चाहिए वो क्या होता है. तो अब मतलब हम बिज़नेस, हर एक फील्ड में मैथ्स होता है, तो हर फील्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंट मैथमेटिक्स होता तो मतलब मैथ्स ही है, लेकिन उसको हमने किस फील्ड में किस तरह से डील करना है वो मैटर करता है. तो हम जब बिज़नेस कर रहे होते हैं वहाँ पे जो हमने जिन जिन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, पार्टनरशिप होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बिज़नेस में काउंट होती हैं. तो इसलिए हम जो बिज़नेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़नी है. अब हमने प्रॉफिट क्या होता है? बेसिकली प्रॉफिट यानी कि अगर हमें किसी चीज़ पे कोई फ़ायदा मिल रहा होता है, ठीक है, प्रिविलेज होता है, तो उसमें हम कहते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है. वो मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, वो किसी और फॉर्म में भी हो सकता है कि हमें कोई थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा हो किसी चीज़ में. तो यहाँ पे क्या है, इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कोई आर्टिकल है, कोई चीज़ है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, ग्रेटर है, ज़्यादा है, देन दी कोस्ट प्राइस. कोस्ट प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस तो वो है ना जिस चीज़ पे हम कोई चीज़, जिस कीमत में हम कोई चीज़ बेचते हैं. कोस्ट प्राइस वो होती है कि जिस कीमत पे हम कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं. तो अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ख़रीदने वाली कीमत से, तो इसका मतलब है कि जो ये हमें इस सूरत हाल में क्या होगा, हमें प्रॉफिट हो रहा है. देन द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ कॉल्ड प्रॉफिट. मतलब फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस बड़ी है इसलिए वो हमने पहले लिखा है, माइनस कोस्ट प्राइस छोटी होगी हमने वो लिखा है. अब एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. सपोज़ अगर मैंने एक बुक परचेज़ किया है, उसकी प्राइस है 300, मैंने उसको 300 में ख़रीदा था. मतलब जहाँ से भी मैंने अगर किसी बड़ी बुक मार्केट से ख़रीद लिया 300 में, अब मैं उसको किसी शॉप पर आके सेल कर रही हूँ, तो वो मैं उसको 350 में सेल कर रही हूँ. ठीक है, 300 में मैंने उसको परचेज़ किया, अब मैं उसको 350 में सेल कर रही हूँ. तो इसका मतलब है 50 रुपीज़ मैं ज़्यादा सेल कर रही हूँ, तो वो जो 50 रुपीज़ होंगे वो मेरा डिस्काउंट होगा, वो मेरा प्रॉफिट होगा, मुझे वो ज़्यादा पैसे बच रहे हैं. तो इस तरह से ये जो होता है ये प्रॉफिट होता है. मतलब मैं जो अगर इस पर फॉर्मूला अप्लाई करूँ सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस मेरी 350 है, माइनस कोस्ट प्राइस मेरी 300 थी, तो 350 माइनस 300 दिस विल बिकम 50 रुपीज़. तो इसका मतलब है प्रॉफिट मेरा कितना हुआ, 50. इस तरह से प्रॉफिट होता है. और एक और फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज. क्या होता है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP कोस्ट प्राइस है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%. तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज में अगर हमने निकालना हो तो इस फार्मूला से निकालेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन है लॉस. लॉस क्या होता है? लॉस बेसिकली नुकसान होता है कि अगर हम कोई चीज़ हमने सपोज़ अगर महंगी खरीद लिया और उसको हम बेच थोड़ा सस्ता रहे हैं, तो इसका मतलब है वो पैसे जो हमें खुद से भरने पड़ेंगे वो हमें लॉस हो रहा है. डेफिनेशन है व्हेन द सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन इट्स कोस्ट प्राइस. ऊपर हमने क्या था, सेलिंग प्राइस ग्रेटर थी कोस्ट प्राइस से, यहाँ पे क्या हो गया, सेलिंग प्राइस लेस हो गया कोस्ट प्राइस से, देन द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ कॉल्ड लॉस, एंड द फार्मूला इज़ लॉस इज़ इक्वल टू कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट. एंड द फार्मूला फॉर द लॉस परसेंटेज इज़ लॉस डिवाइडेड बाय कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%. अगर हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर रहे हैं तो प्रॉफिट ओवर कोस्ट प्राइस है, अगर हम लॉस परसेंट फाइंड कर रहे हैं तो लॉस ओवर कोस्ट प्राइस है. ठीक है, बाकी डेफिनेशन भी बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, उसके फॉर्मूला भी बिल्कुल ऑपोजिट हो गया. तो ये इस तरह से हमारे पास डेफिनेशन है लॉस की. नेक्स्ट डेफिनेशन है मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस क्या होती है? द प्राइस प्रिंटेड ऑन द रैपर ऑफ अ आर्टिकल. मतलब अगर दिस इज़ कॉल्ड मार्क प्राइस. आपके पास जो भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं उसके रैपर पे जो चीज़ जो प्राइस मार्क हुई हुई होती है वो मार्क्ड प्राइस होती है, जो रैपर पे मार्क होती है. ठीक है, और वो जो
ज़रूरी उसकी जो सही प्राइस होती है वो, क्योंकि मार्केट से किसी और प्राइस पे किसी ने ख़रीदी होती है, आगे से किसी और प्राइस पे उसकी सेल प्राइस चेंज करके बेच रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है कि मार्क प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस क्या है। तो जो मार्क प्राइस है वो वाली प्राइस होती है जो रैपर पे मार्क हुई हुई होती है, राइट। और जो लिस्ट प्राइस क्या है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल गिवन इन द लिस्ट। लिस्ट में ये प्राइस मेंशन होती है, किस लिस्ट में, प्रोवाइडेड बाय द फैक्ट्री इज़ कॉल्ड इट्स लिस्ट प्राइस। मतलब अगर कोई शॉप वाला है, अब उसने अगर कोई चीज़ ख़रीदी है, चॉकलेट्स का डिब्बा ख़रीदा है, तो वो चॉकलेट्स का पूरा डिब्बा उसने ख़रीदा है, तो वो फैक्ट्री वाला ने उसको थोड़ी कम कीमत पे दिया होगा, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं ना शॉप्स वाले फैक्ट्री से या कंपनी से, तो उनको थोड़ा काफ़ी डिस्काउंट होता है। तो वो उनको जिस प्राइस पे मिलती हैं, उनकी लिस्ट में जो प्राइस होती हैं वो वाली प्राइस लिस्ट प्राइस होती है, ठीक है, जो फैक्ट्री से शॉप वालों को मिलती है। अब हमने जब शॉप वाले से ख़रीदा है, हमें उसने, अगर हम एक एक चॉकलेट भी बाय करें या पूरा डिब्बा भी ख़रीदें, तो हमें वो उस प्राइस पे नहीं देगा जो उसको खुद मिला था फैक्ट्री से। उसने अपना प्रॉफिट भी तो रखना है। अब हमें जो जिस प्राइस पे वो देगा, मतलब डिब्बे पे या अलग से मेंशन करके रैपर पे या जो चॉकलेट पे अलग अलग प्राइस लिखी हुई होती है, वो वाली प्राइस फिर क्या बन जाएगी, वो मार्क्ड प्राइस हो जाएगी। मतलब लिस्ट प्राइस क्या होती है कि फैक्ट्री या कंपनी से जो चीज़ ख़रीद रहे हैं शॉप वाले वो प्राइस, और फिर वो जो आगे जिस कीमत पे बेच रहे होते हैं वो मार्क प्राइस होती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है वो थोड़ी बढ़ा के बेचते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना डिस्काउंट भी रखना होता है, उसमें से प्रॉफिट भी रखना होता है। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट, अ डिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑन मार्क्ड प्राइस। क्या है डिडक्शन, हमने बतानी है उस प्राइस की डिडक्शन जो ऑफ़र हुई हुई होती है सेलर की तरफ से ऑन मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस पे और द लिस्ट प्राइस पे भी इस कॉल्ड डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट ये होता है ना, थोड़ा सा हमें मुनाफा हो रहा होता है, तो कमी हो जाती है प्राइस में, डिस्काउंट यानी कि प्रॉफिट। तो बेसिकली ये होता है कि फ़ायदा होता है बेचने वाले को, तो डिस्काउंट करने के बाद भी दुकान वाले को फ़ायदा तो फिर भी प्रॉफिट हो ही रहा होता है। वो डिस्काउंट ये होता है कि अब इतनी जो उसके मार्क प्राइस होती हैं या लिस्ट प्राइस होती है, उससे वैसे तो उन्होंने बढ़ाई दी होती हैं, वो बड़ी हुई से सपोज़ अगर उन्होंने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, तो उन्होंने मार्क्ड प्राइस जो मेंशन की है वो 20 की है, लेकिन कस्टमर्स को खुश करने के लिए वो 20 की बजाय 15 की बेच देते हैं, तो फिर भी उन्होंने तो 10 में ख़रीदी थी, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट फिर भी निकाल लिया होता है वो फिर 5 रुपीज़ का। तो बस ये है कि वो सबको शो ऑफ़ कराने के लिए कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो इस तरह होता है, क्योंकि ख़ुद तो लॉस में जाके वो हमें कोई चीज़ नहीं ना देंगे, तो इसलिए वो अपना प्रॉफिट निकाल के हमें शो ऑफ़ के लिए कहते हैं कि हमने डिस्काउंट किया आपके लिए। तो ये वो वाली अमाउंट होती है, डिडक्शन होती है, यानी कि कमी होती है और मार्क प्राइस में भी या लिस्ट प्राइस में भी, मतलब सेलर की तरफ से, तो वो डिस्काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है, एक कि अगर दो लोग हैं, 2-3 वो आपस में मिलके कोई बिज़नेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप मतलब उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी भी बिज़नेस में, कि अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो दोनों को बराबर जाएगा, तो ये बेसिकली पार्टनरशिप होती है। डेफिनेशन इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। मतलब एक क्या है, एसोसिएशन कह लो कि आप उनके दरमियान एक बॉन्डिंग हुई, कमिटमेंट हुई होती है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान, हु रन्स अ बिज़नेस, जो कि एक बिज़नेस चलाते हैं, टू गेट प्रॉफिट लेने के लिए, इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप, ठीक है। प्रॉफिट लेने के लिए वो बिज़नेस चलाते हैं, तो ये क्या होती है, पार्टनरशिप होती है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक होती है सिंपल पार्टनरशिप और एक होती है कंपाउंड पार्टनरशिप। अब फर्स्ट सिंपल पार्टनरशिप क्या है, व्हेन द पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल पार्टनरशिप। अच्छा, यानी कि क्या है कि उन्होंने कोई बिज़नेस किया है और इस तरह से किया कि अगर एक ही दफ़ा उन्होंने वो सारा वाइंड अप किया है, उसमें जो भी उनको प्रॉफिट हुआ है वो उन्होंने हाफ डिवाइड कर लिया है और बस दैट्स इट, ये ख़त्म हो गया। यानी कि ये नहीं है कि अब उन्होंने दोबारा उससे, वो मतलब उतना ही काम था कि क्या है डेफिनेशन में, व्हेन दी पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, बस उसी टाइम के लिए। और कंपाउंड में ये होता है कि व्हेन डिफरेंट पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल फॉर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, कि जब 2 लोग नहीं हैं, एक तो लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग हैं, 2 से भी ज़्यादा, और वो इन्वेस्टमेंट करें अपनी फॉर द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, कि उनको
जैसे जैसे उनका बिज़नेस आगे जा रहे हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, उसको मज़ीद कंटिन्यू कर रहे हैं और उनको डिफरेंट टाइम्स पे जो जो प्रॉफिट मिलता जा रहा है, तो वो हमारे पास क्या होती है, कंपाउंड पार्टनरशिप होती है। ठीक है, सिंपल में है कि व्हेन द पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, और कंपाउंड में है व्हेन डिफरेंट पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट टाइम पे और पैसा लगाना है, यानी कि आप कह लो कि अगर क्या 2-4 लोग थे, उन चारों ने पैसा लगाया एक जितना, फिर थोड़े टाइम के बाद उन्होंने कहा, अब कोई और बंदा कहता है मैं थोड़ा और पैसा लगाना चाह रहा हूँ उसमें ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, तो वो इसका मतलब है अब थोड़े, फिर एक कोई और कहता है कि मैं ज़्यादा लगाना चाह रहा हूँ, तो ये कंपाउंड पार्टनरशिप होगी। ठीक है, इस तरह से। और अगर जो सिंपल पार्टनरशिप है, 2-3 लोगों ने लगाया हुआ है, अब तीनों लोगों को इक्वली अमाउंट आई जा रही है, बस वो आगे ना बिज़नेस को मज़ीद कंटिन्यू भी नहीं कर रहे हैं, उस पर बार बार पैसा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट हो, जितना जो था स्टार्टिंग में वही एंड तक है, तो वो सिंपल पार्टनरशिप है। अब नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 3.1। अब हमने क्या करना है कि सेल प्राइस फाइंड करनी है, फाइंड दी एसपी मतलब सेल प्राइस, और आपके पास कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 950 है और प्रॉफिट गिवन है 10%। मतलब आपके पास, अब हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है कि आपके पास फार्मूला क्या होता है प्रॉफिट का, या अब सेल प्राइस फाइंड करनी है या कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो हमने फार्मूला उसमें पढ़ा है, हम फार्मूला तो हमने ये पढ़ा ना कि प्रॉफिट और लॉस का, तो प्रॉफिट और लॉस में हमने यही पढ़ा था सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस, और उसी फार्मूला को हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला में हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस है और प्रॉफिट है। तो अगर इन तीनों में से हमें एक वक्त में कोई 2 वैल्यूज़ गिवन हो तो तीसरी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बाई इंटरचेंजिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड। अब फर्स्ट है हमारे पास कि हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, एसपी, सीपी हमें गिवन है 950, प्रॉफिट हमें गिवन है 10%। अब प्रॉफिट 10% मतलब 10% गिवन है, तो वो 10% किसका गिवन है, कॉस्ट प्राइस का, जो प्राइस ख़रीदी थी जिस कीमत पे उसका 10% गिवन है। तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 10% ऑफ सीपी। इसको हमने इस फॉर्म में किया तो ये बन जाएगा 10% का, मैंने डिनोमिनेटर में 100 लगाया, मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आया, सीपी की वैल्यू थी 950 आई, इन दोनों को डिवाइड करें 0.01 आता है, उसको 950 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 95। ठीक है, यहाँ आप ऐसा करें 950 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर दें तो 95 आ जाएगा। अब हमने तो सेल प्राइस फाइंड करना था, तो फार्मूला हमारे पास, वैसे फार्मूला क्या था हमारे पास, प्रॉफिट का कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में ग्रेटर होती है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस था, लेकिन हमने अब फाइंड करना है सेल प्राइस, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस को दूसरे लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लिया है। तो यहाँ पे अब कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 950 प्लस प्रॉफिट जो हमारा फाइंड किया हमने इन टर्म्स ऑफ नंबर, वो परसेंटेज में था ना, उसको हमने एक नंबर होल नंबर बना लिया 95। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 1045 ये आपकी सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, मतलब आपकी जब कॉस्ट प्राइस 950 है और इसका मतलब आप प्रॉफिट 10% रख रहे हैं, तो इसके मुताबिक उस चीज़ को फिर आपने इतने में सेल करना है 1045 में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, अ शॉपकीपर गेन्स अ प्रॉफिट, एक शॉपकीपर है उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 7% बाय सेलिंग अ डिनर सेट ऑफ ₹3852। मतलब एक शॉपकीपर है, वो एक डिनर सेट जो है वो सेल कर रहा है इतनी प्राइस पर, उसको प्रॉफिट हो रहा है 7%। तो इसका मतलब है कि इफ़ ही सेल्स इट फॉर ₹4050, और अगर वो सेल करता है ये डिनर सेट इतनी प्राइस में, तो हमने बताना है उसका प्रॉफिट। इतनी प्राइस पे हमें प्रॉफिट मिल गया, इस प्राइस पे हमने प्रॉफिट बताना है। सेल प्राइस क्या है, पहले उसकी जो थी 3852, प्रॉफिट 7% था, तो सीपी हम फाइंड कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब ये क्या है हमारा, मतलब हमने कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमें पता है ना क्या होता है, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। उस फॉर्मूला को इंटरचेंज किया आपने, तो आपके ये 100, तो वो है ना आपके पास जो फार्मूला में आपने यूज़ करना है कि 100 डिवाइडेड बाय ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब ये फार्मूला है मेन जो आपने अब उसमें याद करना है कि आपके पास अगर इस तरह से आपको वैल्यू गिवन है तो 100 है
डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला का 100 आएगा। अब नीचे आपने देखा कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो कि हमें गिवन थी 7% मल्टीप्लाई सेल प्राइस भी हमें गिवन थी, हमने वो भी सब्सिट्यूट की। 100 डिवाइडेड बाय ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 7 है, मल्टीप्लाई इसको किया 3852, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को प्लस करें और 100 पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई इससे, ये सिंपल कैलकुलेशन। उसके बाद आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 3600। अब अभी ये आपकी उसकी नहीं आई जब आपने सेल प्राइस चेंज की थी, अभी ये ऊपर वाले की आई है जो डाटा गिवन था। अगेन हमारी कॉस्ट प्राइस बन गई 3600, सेल प्राइस हमने बताई हुई थी ये बनेगी, ठीक है 4050। अब हमने प्रॉफिट बताना था कि उसका प्रॉफिट बताएं, प्रॉफिट परसेंटेज, तो पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे फिर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट क्या बनेगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹450। प्रॉफिट परसेंटेज हमने पढ़ा था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो प्रॉफिट हमारा 450 आया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमारी क्या आई थी 3600 मल्टीप्लाई 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 50/4, इसको परसेंटेज में लिख लें 12.5% या 12 होल नंबर 1/2%, ठीक है। इस तरह से ये हमारा प्रॉफिट है। नेक्स्ट है फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन MP मतलब मार्क प्राइस गिवन है और डिस्काउंट गिवन है। तो आपने अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है मार्क प्राइस 728, डिस्काउंट है 6%, डिस्काउंट है यहाँ पे मेंशन है अब आपको कि डिस्काउंट 6% है। जैसे हमने पीछे किया था प्रॉफिट जितना भी था कि इतने % ऑफ कॉस्ट प्राइस था, इसी तरह यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो 6% ऑफ मार्क प्राइस है। 6% मतलब 100 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई MP 728 इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड किया और उसको 100 से मल्टीप्लाई 728 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ जाएगा 43.68। अब ये डिस्काउंट निकला है। अब हमारे पास जो फार्मूला है इसमें भी डिस्काउंट का फार्मूला यही था कि सेल प्राइस माइनस मार्क प्राइस, ठीक है, क्योंकि सेल प्राइस जो है वो ज़्यादा है मार्क प्राइस से, तो डिस्काउंट होता है। अब इसको इंटरचेंज किया हुआ है तो सेल प्राइस आपके पास क्या आ जाएगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस हमने गिवन है 728 माइनस डिस्काउंट हमने फाइंड कर लिया 43.68, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास सेल प्राइस क्या आ जाएगा 684.32, ये है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी होगा, उसमें भी मार्क प्राइस आपको गिवन है, डिस्काउंट थोड़ा चेंज है, वैल्यूज चेंज हैं, बाकी मेथड सेम होगा कि पहले आप डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड कर लें इन टर्म्स ऑफ होल नंबर विच इज़ 138, फिर उसके बाद फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगी वैल्यूज़, तो सब सेल प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 2622। नेक्स्ट है फाइंड द मार्क प्राइस। पहले हमने क्या फाइंड किया है, सेलिंग प्राइस। तो आपके पास अगर सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट ये 3 चीज़ें हैं फार्मूला में, तीनों में से कोई एक दो भी आपको एट अ टाइम गिवन है तो आप थर्ड वन फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द मार्क प्राइस व्हेन, अब इसमें भी सेल प्राइस क्या है, फर्स्ट पार्ट में 515.20, डिस्काउंट है 8%। अब आपने क्या करना है, सेल प्राइस ये थी, डिस्काउंट ये था, मार्क प्राइस फार्मूला है 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाई SP, ये फार्मूला है मार्क प्राइस का। 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट हमें दिया हुआ था 8, ठीक है, %। अब 8% क्या 8/100 होता है ना, तो उन्होंने इसलिए इस 8 को 8/100 होना था, तो ये डिस्काउंट जब 8/100 डबल डिनोमिनेटर में जाता है, इधर नीचे 8/100 होता, वो ये वाला 100 ऊपर चला गया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि वो फिर LCM लिया हुआ है ना नीचे वाली वैल्यू का। और आप अगर इसको इस तरह से करें, वैसे भी डबल डिमीनियन में कोई वैल्यू हो जाएगी तो वो फिर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाती है, और वैसे भी डिस्काउंट जो है वो हमारे पास होते हैं, या प्रॉफिट जो है वो होता ही परसेंटेज में, इसलिए यहाँ पे 100 आना ही आना है, जो मैंने लास्ट में भी आपको बताया कि फॉर्मूले का मल्टीप्लाई। अब सेल प्राइस थी जो हमें गिवन थी 515.20, अब ये 100 माइनस 8 92, 100 को 92 पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई इस वैल्यू से करें, आपके पास आ जाएगा आंसर 560 रुपीज़, ये आपके मार्क प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये मतलब डिफरेंट तरीके से कि आपने मार्क प्राइस किस तरह फाइंड करनी है, सेल प्राइस किस तरह से फाइंड करनी है, फिर डिस्काउंट या प्रॉफिट किस तरह फाइंड करना है,
ये सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या अगर आपको गिवन हो तो किस तरह से आपने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, या किसी भी चीज़ पे कोई कॉस्ट प्राइस इतनी है या सेलिंग प्राइस इतनी है, तो उस पर कोई अगर इतने की फिर भी कमी पेशी होकर करके कोई बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट या डिस्काउंट कितना हो रहा है। मतलब ये डिफरेंट तरह से क्वेश्चन हैं जो कि आपने करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ Ali, Danial and Abdullah earned 15% profit against an investment of rupees this। ठीक है, मतलब अली, दानियाल और अब्दुल्ला हैं, वो प्रॉफिट उनको कितना मिल रहा है 15%। ठीक है, किस पे 15% मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट पे। कितनी इन्वेस्टमेंट है? ये जो गिवन है 750,000। ठीक है, अब फाइंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने बताना है ऑफ ईच का, तीनों का बताना है। ठीक है, अलग अलग। इफ़ देयर शेयर्स आर इन द रेशो, उनके शेयर्स किस तरह से हैं 2:3:5, यानी कि एक बंदे के अगर अली का नेम पहले लिखा हुआ है ना तो अली के 2 शेयर्स हैं, दानियाल के 3 शेयर्स हैं और अब्दुल्ला के 5 शेयर्स हैं। मतलब ये इसमें अब क्या आ गया कि पार्टनरशिप है और कंपाउंड पार्टनरशिप है। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट तरीक़ों से पार्टनरशिप की हुई है, शेयर्स भी डिफरेंट यूज़ किए हुए हैं। तो ये इस तरह है। अब हमने क्या करना है कि तीनों के अलग अलग शेयर्स बताने हैं कि उनको कि इतने तीनों के शेयर्स हैं तो तीनों को प्रॉफिट कितना हो रहा है। ऑब्वियसली जिस तरह से आपके शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो आपको प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंगली होगा। अब फर्स्ट में है इन्वेस्टमेंट थी 750,000, प्रॉफिट था 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट का। तो 15% का डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट जितनी थी वो उसकी वैल्यू लिखी 750,000। ये 2 ज़ीरोज़ इस 2 ज़ीरो से कट हो जाएंगे, बाकी 15 मल्टीप्लाई रह जाएगा 7,500। उसको हमने मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू को इससे, तो आपके पास ये आ जाएगा 112500। आपके पास आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, 15 को 100 पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको 750,000 से मल्टीप्लाई करें, या आप 750,000 को 15 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दें। मतलब आप किसी भी तरह कर सकते हैं, आंसर ये सेम होगा। नेक्स्ट है आपके पास रेशो जो उन्होंने गिवन है आपको, अली, दानियाल और अब्दुल्ला। अली के हैं 2 शेयर्स, दानियाल के हैं 3 शेयर्स, अब्दुल्ला के हैं 5 शेयर्स। अब हम सम ऑफ़ रेशोज़ क्या होंगी 2 + 3 + 5, जितनी जितनी रेशोज़ थी इनको प्लस किया तो 10 आ गया। अब हमने अली के शेयर्स बताने हैं, तो क्या होता है इसमें जितने शेयर्स थे वो वैल्यू, डिनोमिनेटर में सम ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाई जो यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आई हुई है वो। ठीक है, अब 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 112500। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया 2 को 10 पे डिवाइड करें, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने बताना है 22,500 आंसर। नेक्स्ट हमने बताना है दानियाल के शेयर्स, दानियाल के 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज़ कितनी है 10 मल्टीप्लाई ये इन्वेस्टमेंट वाली वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 33750। नेक्स्ट अब्दुल्ला के शेयर बताने हैं, तो 5 हैं, 5 डिवाइडेड बाई ये 10 मल्टीप्लाई 112500 जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी। इसको सिंप्लीफाई किया तो आ जाएगी 56,250। मतलब अब देखें कि सबसे ज़्यादा किसके आ रहे हैं 56,000, ये 33 है, ये 22। सबसे ज़्यादा किसके आ रहे हैं अब्दुल्ला के, क्योंकि उसके 5 थे रेशो। ठीक है, उससे कम फिर थोड़ी दानियाल की और सबसे कम अली की हैं। ठीक है, इस तरह से हमने सबका अलग अलग बता दिया शेयर। अब नेक्स्ट है आपके पास की पॉइंट्स हैं। सो इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट, क्या क्या पढ़े हमने इस चैप्टर में। प्रॉफिट पढ़ा है, लॉस पढ़ा है, डिस्काउंट पढ़ा है किस आर्टिकल्स का। उसके बाद हमने मार्केट प्राइस पढ़ी है, कॉस्ट प्राइस पढ़ी है, सेल प्राइजेस पढ़ी हैं। फिर हमने पढ़ा है कि हाउ पार्टनर्स डू बिज़नेस विद प्रॉफिट और लॉस, के वो कंपाउंड, और ये भी देखने कि अगर बिज़नेस है या पार्टनरशिप है तो कंपाउंड पार्टनरशिप है या सिंपल पार्टनरशिप है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने देखा कि किसको अगर कोई किस तरह से शेयर्स अपने यूज़ करे बिज़नेस में तो उसको किस तरह से प्रॉफिट फाइंड करेंगे। फिर हमने ये भी देखा कि मार्केट प्राइस, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस किस तरह से फाइंड करनी है अगर प्रॉफिट फाइंड करना है तो वो। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। सो नाउ डू पॉज योर वीडियो, डिवाइड ऑल द थिंग्स वॉट एवर आई टोल्ड यू अबाउट दिस चैप्टर, so that you could solve the questions and examples of this chapter number 3। ठीक है, अब एक दोबारा से इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करके फिर आप अपने चैप्टर में जो एक्सरसाइजेज हैं वो करें, एंड पे रिव्यू एक्सरसाइज गिवन है वो करें, आपको ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स।
अब अभी हमने पढ़ा था बिजनेस मैथमेटिक्स, अब हमने पढ़ने हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्या होता है। In this chapter, you will learn about bank accounts, profit on deposit, markup, interest, insurance, leasing, down payment. अब जैसे हमने बिज़नेस में पढ़ा था बिज़नेस मैथमेटिक्स, तो हमने कहा था बिज़नेस में जो चीज़ें डिसकंसीडर होती हैं वो हमने बिज़नेस मैथमेटिक्स में पढ़नी। अब फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, अब हमने देखना है जो हमें बैंक से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती हैं ना, फाइनेंस से रिलेटेड, वो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो वो ये सब है, ठीक है। मतलब क्या है ऑब्जेक्टिव्स, बैंक अकाउंट्स हैं, प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट, मार्कअप, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, लीजिंग, डाउन पेमेंट। फर्स्ट वन, अब डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज़ बैंक अकाउंट। क्या होता है बैंक अकाउंट? कि हमें तो बस ये पता है कि हमने बैंक में एक अकाउंट ओपन कराया हुआ, वो बेसिकली होता क्या है? दिस इज़ एन अरेंजमेंट मेड विद अ बैंक वेयर बाय वन में डिपॉजिट, एक कोई डिपॉजिट हम करते हैं, एंड विड्रॉ मनी, कि यहाँ हम डिपॉजिट करते हैं तो फिर विड्रॉ भी कराते हैं, यानी कि हम बैंक में जमा भी कराते हैं और निकलवाते भी हैं मनी, एंड इन सम केसेस भी पेड इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है कि हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मतलब हमें थोड़े से ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है कुछ चीज़ों पे, जैसे अकाउंट ओपन कराया हुआ है तो मंथली या ईयरली हमारे कुछ चार्जेस हैं जो डिडक्शन होती है इस तरह से। तो इस सब अंडर दिस कंडीशंस जो हमारी अरेंजमेंट होती है बैंक के साथ किसी भी सिंगल पर्सन की, वो क्या होती हैं, वो बैंक अकाउंट होता है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट का क्या मतलब है? प्रॉफिट तो आपको पता है कि क्या है, और ऑन डिपॉजिट का मतलब है कि आप बैंक में कुछ डिपॉजिट करा रहे हैं और उस पर आपको क्या प्रॉफिट मिलता है, ये है प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट। तो व्हेन अ बैंक यूजेस आवर मनी इन सम बिजनेस, जब बैंक हमारी मनी किसी भी बिजनेस में यूज़ करता है, द बैंक पेज सम रिटर्न, तो हमें बैंक रिटर्न करता है कुछ फॉर यूजिंग आवर अमाउंट। तो बैंक जो है वो हमारी अमाउंट यूज़ करने की मतलब अब अगर बैंक को ज़रूरत पड़ी, उसके जितने भी लोगों की अमाउंट्स पड़ी हुई हैं बैंक ने उनको यूज़ किया, फिर मतलब अपने टाइम के अपने टाइम पे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया, तो इसमें फिर वो हमें थोड़ा रिटर्न देते हैं, और वो रिटर्न क्या होता है? दिस रिटर्न इज़ कॉल्ड प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट, ठीक है। कि हमने डिपॉजिट कराई हुई थी मनी और वो बैंक ने हमारी यूज़ कर ली, लेकिन इस पर फिर हमें बैंक ने थोड़ा प्रॉफिट दिया, तो ये है प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट। नेक्स्ट है मार्कअप प्राइस। अब पहले भी हमने मार्कअप प्राइस पढ़ी है, लेकिन इसमें अब मार्कअप क्या है? व्हेन सम पर्सन बोरोस फंड फ्रॉम अ बैंक, अब कोई जो लोग हैं वो बोरो फंड लेते हैं, ठीक है, बैंक से फंड लेते हैं, कोई घर के लिए लोन लेता है, कोई बिज़नेस करने के लिए लेता है, किसी भी काम के लिए लेते हैं, कोई गाड़ी वगैरह लेने के लिए लेता है, तो ही हैज़ टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर यूजिंग द फंड, ठीक है। फिर उस पर्सन को बैंक को थोड़ी जितना फ़ंड लिया है उसको पे करने के साथ साथ थोड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करनी पड़ती है। ही हैज़ टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर यूजिंग द फंड्स, दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज़ कॉल्ड मार्क प्राइस, ठीक है। तो वो जो थोड़ी एक्स्ट्रा मनी होती है, अब देखें कि उस बिज़नेस मैथमेटिक्स में मार्कअप का क्या मीनिंग था और फाइनेंशियल में मार्कअप का क्या मीनिंग है तो मैथ्स ही ना, लेकिन जैसी फील्ड चेंज हुई तो हमारी थोड़ा मीनिंग भी जो है वो चेंज हो गया। अब अच्छा, तो जब मतलब हमने कोई काम करना है अपना, बोरो किया बैंक से कोई मनी, तो फिर उस पर हमें उसको यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए हमें बैंक को थोड़ी और मनी पे करनी पड़ती है। तो इसमें फिर वो क्या होता है कि वो जो अमाउंट होती है वो मार्कअप होती है। जैसे आप अक्सर देखें हम कोई चीज़ बाइक या गाड़ी कहीं से भी इंस्टॉलमेंट में खरीद लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम वैसे फुल पेमेंट में ख़रीदेंगे तो वो पेमेंट और होती है, अगर हम इंस्टॉलमेंट में ख़रीदते हैं तो इंस्टॉलमेंट के साथ इंस्टॉलमेंट में हमें थोड़ी ज़्यादा पे देनी पड़ती है, अमाउंट देनी पड़ती है, ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो वो जो थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट हमें पे करनी होगी वो हमारी बेसिकली क्या होगी? मार्कअप प्राइस होगी, जो हमें शॉप्स वगैरह को देनी होगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी पेड फॉर द यूज़ ऑफ समवन एल्स मनी, कि आप क्या वही जैसे था कि बैंक की तरफ से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कि हमें वो देते हैं फॉर द यूज़ ऑफ समवन एल्स मनी, वो किसी की मनी यूज़ करते हैं, उसके बदले में फिर वो थोड़ी और मनी देते हैं एज दी मनी अमाउंट ऑफ मनी पेड, ठीक है, वो हमें देते हैं बैंक वाले। तो वो वाली जो मनी होती है वो क्या है? इंटरेस्ट है, किसी भी की भी मनी यूज़ करने पे।
अब नेक्स्ट यहाँ पे दो फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट है आई इज़ इक्वल टू पी आर टी। आई इंटरेस्ट है, पी प्रिंसिपल होता है, आर रेट होता है, कोई भी वैल्यू जैसे रेट होती है चेंज होने की शरह, आर रेट है, और टी क्या होता है आपके पास, टाइम होता है। ठीक है, तो ये आई इज़ इक्वल टू सिंपल पी आर टी इंटरेस्ट का फार्मूला है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो है उसको ए से शो करना है आपने, पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन, और इसकी पावर है एन टी। पी हमें पता प्रिंसिपल है, 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस आर ओवर एन। आर क्या होती है, मतलब थोड़ी आप वो एक कॉमन रेशियोज़ होती हैं वैल्यूज़ की। एन कांस्टेंट कोई नंबर होता है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, उसकी पावर एन वही हो गया नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, और टी आपके पास टाइम है। ठीक है, तो अगर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हो फाइंड करने का फार्मूला ये दोनों होते हैं अलग अलग। नेक्स्ट आपके पास है इंश्योरेंस क्या होती है। अब पता होगा इंश्योरेंस, आप लोगों ने सुना होगा कि हम अक्सर लोगों ने इंश्योरेंस कराई होती है इंश्योरेंस कंपनी में। तो क्या होता है इंश्योरेंस, वो बेसिकली ये होती है। डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा ये आइडिया दे देती हूँ कि अगर हमने किसी भी मतलब जगह पे बैंक में या किसी इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस इस तरह से वो कराई हुई होती है, वो बेसिकली गारंटी होती है कि अगर कोई भी टाइम अगर आपको अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आ जाता है, आप पे सडन आ जाता है, या आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है बहुत सारे पैसों की, तो फिर आपको उसे फ़ौरन से अपनी ज़रूरत के टाइम आप उस जगह से जो पैसे आप इंश्योर करा रहे होते हो वो पैसे आप ले सकते हो अपने इस्तेमाल के लिए। ठीक है, बेशक आपकी इंश्योरेंस पूरी हुई भी है या नहीं हुई भी, आप वो वहाँ से पैसे लेके इस्तेमाल कर लेते हो। ठीक है, यानी कि ये पैसे आपके वहाँ पे इंश्योर होते हैं। तो मतलब अब डेफिनेशन देखें, एन अरेंजमेंट बाय विच अ कंपनी और द स्टेट अंडरटेक का मतलब है कि वो हलफ लेती हैं, यानी कि वो इस बात की गारंटी देते हैं टू प्रोवाइड अ गारंटी ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है कि आपको कंपनसेशन देते हैं, यानी कि आप कभी ऊंच नीच हो जाती हैं तो वो आपको कंपनसेट करेंगे फॉर स्पेसिफिक प्रीमियर इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस। स्पेसिफिक प्रीमियर मतलब वो जो अमाउंट आपकी डिसाइड हुई होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी वो ज़रूरत के वक्त आपकी मदद करेंगे, वो अमाउंट आपको दे देंगे। तो ये जो सारी ये अरेंजमेंट क्या होती है, ये इंश्योरेंस होती है। ठीक है, उसके बाद है लीजिंग। अ लीज इज़ अकाउंट, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसा एक कॉन्ट्रैक्ट है आउटलाइनिंग द टर्म्स अंडर विच वन पार्टी एग्रीज टू रेंट प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अनदर प्रॉपर्टी। क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कोई रेंट पे घर ले रहा होता है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसा कि अंडर विच किस तरह की कंडीशंस होती हैं उसमें कि एक पार्टी एग्री करती है टू रेंट प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी को मतलब रेंट पे देने के लिए, या ओन्ड बाय अनदर पार्टी। ठीक है, यानी कि जैसे हम आप देखें कि इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर किसी ने रेंट पे घर लेना होता है, तो अब आपको उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना कि आपको वैसे तो प्रॉपर्टी जिनका घर है या उनकी है, लेकिन उन्होंने आपको रेंट पे ये प्रॉपर्टी दी हुई है। ठीक है, आप उनकी जगह यूज़ कर रहे हो और आप मंथली उनको रेंट पे कर रहे हो। ठीक है, और ये सारा जो एग्रीमेंट होता है या ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अंडर सम कंडीशंस, तो ये लीजिंग होती है। ठीक है, उसके बाद डाउन पेमेंट क्या होती है, द पेमेंट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर टू द बैंक, जो कस्टमर बैंक में सबमिट कराता है, डिपॉजिट कराता है अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, वो फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन। तो यानी कि किसी कोई भी ऐसी पेमेंट जिसको डिपॉजिट कराने के लिए बैंक में आपको एप्लीकेशन फॉर्म यूज़ करते हैं आप, दिस इज़ कॉल्ड डाउन पेमेंट। ठीक है, जैसे हमने कोई मनी डिपॉजिट करानी होती है बैंक में, या फिर कोई ऐसा और इशू होता है, तो उसके लिए फिर हमने वो डाउन पेमेंट होती है। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.1। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट $250 इनटू स्टर्लिंग पाउंड। आपके पास आपने डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन सोल्यूशन, बाइंग रेट ऑफ $1 मतलब जैसे हम पढ़ते हैं कि 1 सेंटीमीटर 100 मीटर्स के इक्वल होता है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। इसी तरह जो $1 हैं वो 83.800 रुपीज़ के इक्वल होता है। ठीक है, $1 यहाँ पे जो यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट है कि प्राइस ऑफ $250। अब एक अगर 83 था तो 250 के लिए हम 83 वाली वैल्यू को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 250 मल्टीप्लाई 83.800 ये आंसर आ जाएगा।
$20,950। अब हमने 1 पाउंड की बतानी है, ठीक है। ये $250 आया है, हमने 1 पाउंड का बताना है, तो अब 1 पाउंड जो होता है वो इसके इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब है आपने $250 को कन्वर्ट करना है पाउंड में। तो US डॉलर्स, आपके पास US डॉलर्स वाली वैल्यूज़ क्या थी, 20,950, उसको पाउंड्स में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय ये जो 1 पाउंड वाली वैल्यू थी, तो 129.2768, इसको इसे डिवाइड करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 161.4060 पाउंड्स, ठीक है। इसको इस पर डिवाइड किया, ये आंसर आ जाएगा। ये था, ये डॉलर्स को आपने पाउंड्स में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने रियाल्स को पाकिस्तान रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अब प्राइस ऑफ 1 रियाल इज़ दिस। अब 1 रियाल की प्राइस ये है। आपके पास जो 500 की बनेगी, इस वैल्यू को 500 से मल्टीप्लाई किया, तो क्योंकि पाकिस्तान रुपीज़ इसकी इक्वल था, अब 500 रियाल 500 मल्टीप्लाई दिस, तो ये पाकिस्तानी रुपीज़ आ जाएगी, ठीक है, 1117245, ठीक है। ये इस तरह से कन्वर्जन होगी। जैसे हम पीछे करते हैं कि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, या किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए हमने डिवाइड करना है, या ग्राम से किलोग्राम के लिए मल्टीप्लाई करना है। यूनिट कन्वर्जन होता है ना, तो ये भी बेसिकली यूनिट कन्वर्जन ही है कि ये डिफरेंट करेंसीज हैं, कि वो उस कंट्री की करेंसी है, ये इस कंट्री, ये यूनिट था, इसको इस यूनिट में कन्वर्ट करना है, या ये रियाल से पाकिस्तान रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो ये भी यूनिट कन्वर्जन है। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे कि बड़ा है तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे या किस तरह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट, एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। वुड अ सम ऑफ ₹680 विल इंक्रीज टू ₹850 इन 3 years and 4 months। अब क्या है कि एट व्हाट एनुअल रेट क्या होगा प्रॉफिट का, वुड अ सम ऑफ 680 विल इंक्रीज हो जाएंगे टू ₹850 इन 3 years and 4 months में। तो अब फर्स्ट है, हमें ये हमारे प्रिंसिपल अमाउंट है ₹680, मतलब इस तरह से जो आपको वैल्यू गिवन होगी ना, ये प्रॉफिट पे बताना है, सम ऑफ दिस विल, कि इस प्राइस से बढ़ के इधर जाना है। तो जो ये वाली फर्स्ट प्राइस है, इस तरह से ये हमारी क्या होती है, ये प्रिंसिपल होती है अमाउंट। टाइम है 3 years and 4 months, तो 3 years और ये 4 months का मतलब है कि ईयर में पूरे 12 months होते हैं और 4/12 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब 1/3 पार्ट, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों के 4 लेना है, यानी कि तीसरा हिस्सा लेना है। क्योंकि वैसे भी हम 4/12 को डिवाइड करेंगे तो 1/3 ही आ जाएगा, तो वो 4/12 लिखने या 1/3 लिखने एक ही बात है। उसके बाद 1/3 आता है, उस 3 को 3 से 3 होल नंबर 1/3, उसको मल्टीप्लाई करें तो 10/3 आता है, कि 3 3 ज़ा 9, 3 होल नंबर और 1/3। अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9, 9 में 1 प्लस किया 10, तो 10/3 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये टाइम हमने बना लिया, रेट हमने बताना है। टोटल प्रॉफिट है 850 से और 650 तक जाना, 680 से 850 तक जाना था ना, तो उसको बड़े में से छोटा वाली वैल्यू माइनस की हुई है। ₹850 माइनस 680, उसको माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा आंसर ₹180, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास रेट का फॉर्मूला, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, ठीक है, प्रॉफिट ओवर 100। और मैंने आपको बताया था ना कि रेट प्रिंसिपल का वैल्यू है P = IRT ओवर 100, वहाँ से हमने कन्वर्ट किया हुआ है कि प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर प्रिंसिपल इनटू टाइम, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पे कटिंग की, तो उसके बाद आपके पास सिंप्लीफाई करने से ये आंसर आ जाएंगे 7.50, ठीक है। ये PA का मतलब है प्रॉफिट एनुअल, यानी कि एनुअल जो प्रॉफिट है ना वो वाला, पर एनम, PA भी शो बोलते हैं इसको, पर एनम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमने प्रॉफिट बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मिसेस जमशेद इन्वेस्टेड ₹4,000 इन XYZ बैंक, कोई भी एक बैंक है, उसमें इतने रुपीज़ इन्वेस्ट करती हैं, लिमिटेड in bank limited which paid simple profit at a rate 7 whole number 1/4%। इस रेट पे वो जो है मतलब इतना प्रॉफिट देते हैं पर एनम टू इट्स इन्वेस्टर्स। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद द रेट वाज इंक्रीज्ड एट
टू 8% पर एनम, ठीक है। अभी इतना था 7 होल नंबर 1/4%, 2 सालों के बाद 8% हो जाएगा। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। तो हमने ये बताना है कि 7 सालों के बाद उसके पास कितना मतलब टोटल प्रॉफिट होगा। सोल्यूशन है प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट 2 ईयर्स, वो जो है 2 ये सालों का प्रॉफिट वो है 4000। जो अमाउंट उसको मल्टीप्लाई किया, जो एक मतलब ये रेट था 7 होल नंबर 1/4 मल्टीप्लाई 2 वो है जो 2 साल है, डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज वाला 100। उसको सिंप्लीफाई किया, कटिंग की, आपके पास आ जाएगा 580। मतलब आप इसको 4 को 2 से कट करें, सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 100 से, 580 आ जाएगा। अब प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स का बताना है, वही 40,000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई ये 5 मतलब हमने वो वाला 5 बताना है। ये तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स है ना, तो ये उसने कहा था कि द रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8%, तो इंक्रीमेंट की वजह से ये वो 8, ये मल्टीप्लाई 5 ईयर्स, ये 100% का, ये जीरो कट हो गए, बाकी इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ जाएगा। अब टोटल प्रॉफिट बताना है कि ये वाला प्रॉफिट और ये वाला प्रॉफिट दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल प्रॉफिट है। अब टोटल अमाउंट शी हैड, तो टोटल उसके पास कितनी होगी कि ये तो इतना प्रॉफिट था ना, तो प्रॉफिट के अलावा जो उसके पास टोटल अमाउंट थी 4000 थी, और उसके बाद ये वाली प्रॉफिट उसको इतना मिलता रहा, ये और प्लस करेंगे हाँ तो 6180 बन जाएगी। मतलब एट द एंड ऑफ द 7 ईयर्स शी हैज़ गिवन विद दिस प्रॉफिट, ठीक है। तो इतना उसके पास प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट a company borrowed rupees this from ABC Bank Limited at 8% सिंपल मार्कअप पर है ना। अब उसके मार्कअप दिया हुआ है कि 8% है और अमाउंट उसकी दी हुई है 6600। हाउ मच डिड द कंपनी ओ टू द बैंक एट द एंड ऑफ 11 मंथ का बताना है। उसमें तो हमने 7 ईयर्स का बताना था। अब इसमें प्रिंसिपल अमाउंट वही होगी 6600, रेट है सिंपल मार्कअप 8% ऑफ PA प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम है 11 मंथ्स, मतलब टोटल 12 मंथ्स होते हैं उसकी, 11 मंथ्स 11/12 ईयर्स। अब है सिंपल मार्कअप है वही फार्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सारी। प्रिंसिपल ये थी, रेट आपको पता 8 है, टाइम पता है 11 है, मतलब ओवर 12 और 100 ये वाला। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया। ये जो रेट का आ रहा है ना R/100, ये बेसिकली ये आया कि रेट आपका 8 है, तो 8 के नीचे जो परसेंटेज है साथ, उस परसेंटेज का 100 लगाने के लिए वो मैं ये डिनोमिनेटर में लगा रही हूँ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है टोटल अमाउंट क्या बनेगी, प्रिंसिपल प्लस मार्कअप। उसका प्रिंसिपल हमने जो था वो ये था 6600, मार्कअप आपकी है 484, दोनों को प्लस किया, ये टोटल अमाउंट बन जाएगी 11 मंथ्स के बाद, ठीक है, एंड पे। अब की पॉइंट्स इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट, इसमें हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल में बैंक अकाउंट्स के बारे में पढ़ा। बैंक अकाउंट्स जो टाइप्स होती हैं वो, इंश्योरेंस पढ़ी, एंड हाउ टू लेंड एंड इन्वेस्ट मनी विद द अदर पार्टी, फिर हाउ टू गेट इंटरेस्ट एंड हाउ टू डिपॉजिट और डाउन पेमेंट आर मनी इन बैंक अकाउंट्स, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और फिर ये भी कि ईयरली या मंथ्स के अकॉर्डिंग कि अभी एक एट अ टाइम उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है किसी भी चीज़ पे किसी को, तो इतने टाइम के बाद उसको क्या प्रॉफिट होगा, ये सब कुछ हमने देखा कि क्वेश्चन करने हैं। फॉर्मूला सेम था कि I = PRT, उसको ये आगे इंटरचेंज किया तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब अगेन डू पोस्ट दिस वीडियो एंड रिवाइज ऑल द थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। फिर उसके बाद एक्सरसाइज बुक पे जाइएगा, उसमें रिव्यू एक्सरसाइज करें, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। अब नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर मैथमेटिक्स। अब हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, अब है हमारे पास कंज्यूमर मैथमेटिक्स। अब इसमें ये मैथ्स क्या होता है। अब इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट टैक्स के बारे में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर मैथमेटिक्स में डील होती हैं। अब डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ टैक्स। टैक्स क्या होता है, आपको पता होगा कि आप कोई भी चीज़ पे एक्स्ट्रा मनी आपको जो पे करनी पड़ती है, चीज़ों पे, बिल्स पे, मतलब हर चीज़ पे अब तो टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी एक फ़िक्स्ड अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुई हुई होती है कि जो एक
अंडर सम सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस आपको पे करनी होती हैं, वो टैक्स होता है बेसिकली। तो अब क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल है, मोबाइल का जो फ़ोन कार्ड है हम वो रिचार्ज कराते हैं, तो उस पर हम टैक्स देते हैं ना, मतलब 100 रुपीज़ पे हमें आई गेस 12% पॉइंट समथिंग पे करना पड़ता है। तो वो एक टैक्स है, वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ है कि वो इतना ही हमने देना है। तो हम क्या डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होती है टू स्टेट रेवेन्यू, मतलब लोगों को जो पे करनी होती हैं, लिविड बाय द गवर्नमेंट ऑन वर्कर्स, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं वर्कर्स पे, वर्कर्स इनकम, ठीक है, वर्कर्स की इनकम पे एंड बिजनेस प्रॉफिट्स पे, और एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स पे, कुछ चीज़ों की पे भी होती हैं, सर्विसेज पे एंड ट्रांजैक्शंस पे, ठीक है। वही ट्रांजैक्शंस पे बात आ गई जो फ़ोन की मैंने आपको कार्ड का बताया। गुड्स का अगर आप कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं, उस पर टैक्स लगा होता है, ठीक है। किसी की कोई मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, उस पर उसका मतलब टैक्स कटता है। सेकेंडली अगर कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, उनको प्रॉफिट होता है बहुत ज़्यादा, उस पर एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है। तो ये सब क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होती है जो हमें पे करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। द टैक्सेस चार्ज्ड ऑन इनकम, ठीक है, इनकम पे चार्ज होते हैं, प्रॉपर्टी पे एंड प्रॉफिट्स में इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। मतलब इन चीज़ों पे जो मनी इनकम की फॉर्म में टैक्स चार्ज होते हैं वो हैं या प्रॉपर्टी टैक्स एट्सेट्रा, और नेम्ड एज डायरेक्ट टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं। वेयर एज जबकि टैक्सेस चार्ज ऑन ड्यूटीज़, मोटर व्हीकल्स टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, तो ये सारे जो टैक्स होते हैं, सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स और कॉल्ड इनडायरेक्ट, ये सारे टैक्सेस होते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट क्या मतलब, जैसे मोटर व्हीकल्स आप देख लें, आप कभी कहीं अक्सर हम देखते हैं किसका नहीं भी बन रहा होता टैक्स या चालान वगैरह, तो अगर उसको हो जाता है, या कहीं पार्किंग्स बनी हुई होती हैं, वो ख़ुद भी लोगों ने बनाई होती हैं किसी ऐसी कमर्शियल जगह पे, वहाँ पे आप गाड़ी बाइक पे खड़ी करते हैं, तो वहाँ पे खड़ी करने का आपको टैक्स पे करता है वो गवर्नमेंट को नहीं जाता, वो जो स्पेसिफिक जगह जिसकी होती है वो उस पर्सन को जा रहा होता है। हाँ, उसको भी वो जो जगह उसकी है उसको जिस पर्सन की, उसको अपनी उस जगह पे टैक्स पे करना पड़ता है, इसलिए वो फिर बाकियों से भी ले रहा होता है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी टैक्स, कि प्रॉपर्टी टैक्स इज चार्ज ऑन दी ओनर ऑफ लैंड, ठीक है। ओनर ऑफ लैंड यानी कि जो कोई अगर किसी की कोई ज़मीन है, बहुत बड़ा एरिया अगर किसी के अंडर में है, तो उस पर चार्ज होता है। हाउसेस पे होता है, फ्लैट्स पे होता है, और बिल्डिंग्स एट अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ 16% ऑफ द ऑन दी एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। जो भी उसको, जिस बंदे की ये सब चीज़ें होती हैं, घर, फ्लैट्स वगैरह, उस पर जो एनुअली जो उसकी अमाउंट उसको रिसीव हो रही होती है, उस पर 16% टैक्स होता है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन ऑल काइंड ऑफ इनकम्स, ठीक है। इनकम्स के सारी काइंड्स पे होता है ड्यूरिंग द ईयर के दौरान, फ्रॉम 1 जुलाई टू 1 जुलाई से लेके नेक्स्ट फिर टू द 30th ऑफ जून, ठीक है। मतलब क्या होता है कि 1 जुलाई से शुरू होता है, जैसे आपने देखा होगा न्यू ईयर या न्यू बजट होता है हर साल, तो 1 जुलाई से नेक्स्ट ईयर के दोबारा 30th जून तक या इधर तक जो होता है ईयरली, वो इनकम टैक्स होता है जो चार्ज होता है या किसी को पे करना होता है। सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज। इस तरह सेल टैक्स जो है वो मनी है, परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट होती है। डैट इज़ एडेड टू द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होती है टू सर्विस और सर्विस व्हेन परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर। मतलब क्या है कि सेल्स टैक्स है ना, तो जो खाने पीने की अशिया या इस तरह की चीज़ों पे टैक्स होता है, वो आपके पास सेल्स टैक्स होता है, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस से निकलता है ना, तो सेलिंग प्राइस में मतलब फिर उस पर जो टैक्स लगा होगा वो सेल्स टैक्स होगा। जैसे हमने अभी उसमें नहीं पढ़ा था कि उसमें 3rd चैप्टर में कि सेल प्राइस क्या होती हैं या मार्क प्राइस के, जो फैक्ट्री की तरफ से शॉप्स वालों को जो लिस्ट मिलती है उस पर क्या प्राइस होती है, फिर वो जो रैपर्स पे मेंशन करते हैं वो थोड़ी ज़्यादा जो अमाउंट बढ़ाई होती है वो बेसिकली टैक्स की फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द प्राइस, क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज़ ₹3500 इफ़ एक बाइसाइकिल है उसकी प्राइस है 3500। अब
16% सेल्स टैक्स इस चार्ज, ठीक है। अब 16% सेल लगना टैक्स लगा है। देन कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन 50 सच बाईसाइकिल, कि अगर हर साइकिल पे 16% लग रहा है तो हमने बताना है कि 50 साइकिल जो हैं उन पे कितना लगेगा 16% के अकॉर्डिंग। प्राइस ऑफ 1 बाइसिकल वो है ₹3500। अब प्राइस ऑफ 50 बाइसिकल्स, एक प्राइस की 3500 है। अब 50 की बता निकालनी है, 50 को 3500 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 175,000। अब सेल्स टैक्स है 16% ऑफ दिस, इस अमाउंट का 16% का 100 मल्टीप्लाई ये अमाउंट, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा। क्योंकि टोटल बाइसिकल्स की अमाउंट इतनी आई थी ना, तो हमने फिर टोटल 50 बाइसिकल्स का ही टैक्स फाइंड कर लिया, तो वो आएगा 28,000 बनता है टोटल 50 बाइसिकल्स पे। अकॉर्डिंग टू 16% उनकी जो कीमत है वो इतनी है 1,75,000। उसके अकॉर्डिंग 28,000 है, आपको सेल टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग द गैस मीटर रीडिंग हैज़ बीन गिवन, ठीक है। ये गैस मीटर्स की रीडिंग गिवन है। कंप्लीट द गैस बिल्स विद द हेल्प ऑफ द स्लैब्स गिवन इन द यूनिट, ऑल्सो इंक्लूड द मीटर रेंट एंड GST। GST का मतलब होता है ग्रॉस सेल्स टैक्स, ठीक है। अब फर्स्ट है आपका 3.0756 HM³ होता है, ये जो रीडिंग जिसमें मेजर होती है ना बिल्स वगैरह की, उसका यूनिट होता है। तो फर्स्ट है मीटर रीडिंग, ये है 3.0756 HM³। 1 HM³ किसके इक्वल होता है 3.25 MMBTU, ये भी मतलब यूनिट है, ठीक है। मतलब एक HM³ इतने के इक्वल होता है, तो 3.0756 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा कि मीटर रीडिंग 3.076 है। 3.07 को मल्टीप्लाई किया 3.25 से, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इतनी जो यूनिट है उसकी रीडिंग है वो ये टोटल बनी है, ठीक है। इसी तरह बाकियों की भी फाइंड की हुई है कि 4.285 को लिए वैल्यू यही रहेगी कि एक HM³ इसकी इक्वल है। हमने 4.285 का बताना है, 4.285 को 3.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट के आंसर आ जाएगा। इसी तरह सारे पार्ट्स के लिए हम फाइंड करते जाएंगे। अब नेक्स्ट है 0.5 HM³। 0.5 को 3.25 से मल्टीप्लाई किया, इधर इससे किया, ये सारे आए, ये MMBTU में है। रेट है रुपया। अब उसके बाद हमने इसको मतलब उसमें बताना था, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद ये बताना है कि प्राइस जो आपके पास ये वैल्यूज़ आई हैं उनको इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 1.625 मल्टीप्लाई 80.65, ये तो आपके पास 131.65। इसी तरह इन सबको मल्टीप्लाई करते जाएँ, इधर ये वाला कॉलम बनता जाएगा, और इन सबको प्लस करेंगे तो ये टोटल बनेगा, और इधर इन सबको प्लस करेंगे तो ये टोटल बनेगा। तो मतलब देखें कि 3.0756 वो यही तो था कि मीटर रीडिंग 3.0756 उन्होंने दी हुई थी। तो उस पे अकॉर्डिंग आपके पास जो आंसर आएगा वो 9 यहाँ पे ये है 9.9957, यही तो हमारा पीछे आया था, ठीक है। अब टोटल प्राइस ऑफ गैस 19, ये वाली जो हमने मतलब प्लस किया था 1929.75। मीटर रेंट है 20। टोटल इन दोनों को ये वाला था टोटल। अब GST टैक्स बताना है 16% ग्रोस सेल्स टैक्स, तो 16% का 100 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा। अब अमाउंट ऑफ बिल है जो आपके पास ये वाली वैल्यू आई है, मतलब टोटल, उसको आपने प्लस करना है ये ग्रोस सेल्स टैक्स वाले में, ठीक है। उसमें दोनों ग्रोस सेल्स टैक्स वही जो ग्रॉस मतलब टोटल अंडर सम सर्कमस्टांसेस जो टैक्स पे करना होता है वो वाला जो 16% था, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आई, तो इन दोनों को प्लस किया तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये टोटल अमाउंट ऑफ बिल है जो गैस का हम कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है असलम गेट्स पेड ₹70 पर आवर फॉर हिज नॉर्मल वर्किंग 8 आवर्स डेली, ठीक है। और 8 आवर्स डेली काम करता है और 6 हफ्ते में 6 दिन काम करता है, 6 डे वीक। द रेट ऑफ ओवर टाइम इज़ 1.5 ऑफ ₹70 पर आवर, के एक जो 1.5 रुपीज़ मिल रहे हैं उसको 70 पर आवर जो काम करा था वो। तो इफ़ ही वर्क्स 40 आवर्स, वो 40 घंटे काम करता है ओवर टाइम एज ए ओवर टाइम, तो देन वर्क आउट हिज ग्रॉस मंथली पे। तो हमने बताना है कि वो रोज़ अगर इतना इतना ओवर टाइम काम कर रहा है तो एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास कितनी अमाउंट होगी। डेली वर्किंग आवर्स हैं 8 और वीकली मंथ वर्किंग आवर्स बनते हैं
हफ्ते में 6 दिन काम कर रहा था ना, तो महीने में उसको 6 से 8 दिन मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। मंथली वर्किंग आवर्स हैं, सॉरी ये वीकली थे, अभी मंथली में कि वो 48 है और मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये अब मंथली पेमेंट फॉर नॉर्मल वर्क के लिए ये थी कि 192 मल्टीप्लाई 70, ये 192 तो ये था ना मंथली वर्किंग आवर्स थे, और जो उसको पे मिल रही थी पर आवर वो 70 थी, तो 192 को 70 में से मल्टीप्लाई किया 13,440 आ गया। अब ओवर टाइम ऑफ 40 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 1.5 मल्टीप्लाई 70 पर आवर 1.5, और जो 70 वाली वैल्यू बनी हुई है 70 पर आवर का मतलब 40, वो और दिन में 40 जो आवर्स वर्क काम करता है मंथ में वो 40 आवर्स एक्स्ट्रा काम करता है, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो 4200, मतलब ये एक्स्ट्रा अमाउंट है। ये तो उसकी थी ही मंथली, ये ओवर टाइम की, इन दोनों को प्लस करेंगे 4200 को 13,440 में, तो 17,640 उसके पास हो जाएगी। उसकी जो मतलब मंथ की जो वैसे वर्किंग है नॉर्मल वो, और जो ओवर टाइम कर रहा है वो, ये हो जाएगी 17,640। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द ग्रॉस मंथली पे ऑफ अ पर्सन इफ़ हिज बेसिक पे इज़ दिस 18,000 है बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस इज़ रुपीज़ दिस 3,500, डियरनेस अलाउंसेज इज़ 30,000, कन्वेंस अलाउंस इज़ 1,500 एंड मेडिकल अलाउंस इज़ 5,000। तो हमने बताना है कैलकुलेट दी ग्रॉस मंथली पे, टोटल 18,000 है, उसमें से ये सब कुछ कट हो गया तो फिर उसके पास क्या मंथली अमाउंट बचती है। ग्रॉस मंथली पे ये होता है बेसिक पे प्लस हाउस रेंट अलाउंस प्लस डिनर अलाउंस प्लस कन्वेंस अलाउंस प्लस मेडिकल अलाउंस, तो उसके बाद है टोटल 18,000 बेसिक पे वो होते हैं, यानी कि जो आपको मिलनी है इन सब के डिडक्शन के बाद। बेसिक पे 18,000 थी, जो सारे अलग अलग अलाउंसेस हमें गिवन थे, हाउस रेंट का, डिनर का, कन्वेंस का, मेडिकल का, वो सारे उन सबको प्लस किया 18,000 में, तो हमारे पास ये आ जाएगा 26,500, मतलब ये आंसर टोटल है उसका। ओके, ग्रॉस मंथली पे ऑफ अ पर्सन के मंथली पे उसकी है 26,500 है, लेकिन उसको मिलती है 18,000 है, ये सारा कुछ कटने के बाद। अब इसके की पॉइंट्स हैं इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट टैक्सेस, के टैक्स क्या होते हैं और किस किस तरह से किस किस चीज़ पे किस किस तरह से टैक्स पे करने होते हैं, कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब। फिर व्हाट टाइप ऑफ टैक्सेस वी पे एंड ऑन विच थिंग्स टैक्सेस आर एप्लीकेबल, किन किन चीज़ों पर टैक्सेस होते हैं। ये नहीं कि आपने किसी और 10-20 रुपये की भी चीज़ खरीदी है तो आपको 16% टैक्स पड़ जाए, 17%, ऐसा नहीं होता। वो मतलब जैसे हमने पढ़ा है ना कि किन किन चीज़ों पे होता है, वो उन्हीं पे टैक्स एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा से दोबारा रिवाइज़ कर देती हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा, कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ा, बिज़नेस मैथमेटिक्स पढ़ा और कंज्यूमर पढ़ा, कि इन तीनों मैथमेटिक्स में किस किस तरह से हम किन चीज़ों को डील करते हैं, कौन सी चीज़ें कंसीडर होती हैं। अगर हम फाइनेंशियल था तो हम बैंक की तरफ मूव किए, बिज़नेस था तो हम बिज़नेस की चीज़ों पे मूव किए, मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस, और अगर कंज्यूमर था तो हम टैक्सेस पे मूव किए, इन सब चीज़ों में। इस तरह अगेन डू पॉज योर वीडियो, अब learn all the things whatever I told you in this whole video, सब कुछ उसको रिवाइज़ करें। फिर आप अपनी दोबारा से प्रैक्टिस के लिए बुक्स के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें, रिव्यू एक्सरसाइज चेक करें, समरी बुक की समरीज पढ़ें, और फिर आपको ज़्यादा सी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। This is your book work. Do the practice of relevant exercises of this chapter and match your answers given at the end of your book. Thanks for watching.